हेलो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। तो आइए हम सीटेट एग्ज़ाम जुलाई 2024 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री का एक टॉपिक और चर्चा करेंगे। तो टॉपिक है 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच का जो मुग़ल शासनकाल रहा। जैसा कि अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा था जो दिल्ली सल्तनत कालीन व्यवस्था थी, अब हम देखेंगे कि मुग़ल कालीन व्यवस्था क्या थी वहाँ, अर्थात मुग़ल कौन थे, कहाँ से आए, उनके उत्तराधिकार नियम क्या थे, उनकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं क्या थी, उनके अन्य राज्य के राजाओं से संबंध क्या थे, इस प्रकार से उनका शासनकाल कैसा रहा, कितना राज्य विस्तार रहा, कहाँ कहाँ शासन किए, कहाँ कहाँ सैन्य अभियान चलाए गए उनके द्वारा। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत चर्चा की जाएगी। तो मुख्य रूप से यदि मुग़लों की हम बात करें कि मुग़ल कौन थे, तो मुग़ल मुख्य रूप से दो राजवंशों अर्थात दो राजवंशों की पीढ़ियों का मिक्स था। एक मातृपक्ष होता है, एक पितृपक्ष, जिस प्रकार से उसी प्रकार से बाबर चूँकि मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक है उपमहाद्वीप में, तो यदि हम पिता की ओर से बात करें तो वह पिता की ओर से उमर शेख मिर्ज़ा का पुत्र था और कुतलुग निसार खां उसकी माँ थी। तो पिता की ओर से वह तैमूर का 5वीं पीढ़ी का व्यक्ति था, और वहीं माता की ओर से यदि हम बात करें चंगेज़ खां का वंशज था और 14वीं पीढ़ी था, अर्थात चंगेज़ खां के वंश की उसकी माँ थी कुतलुग निसार खां, किसकी, बाबर की माँ। तो इस प्रकार से वह दो महान राजाओं के वंशों का मेल था। तो वहाँ से उसकी कहानी शुरू होती है। वह उपमहाद्वीप में आता है और इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली सल्तनत का सबसे लास्ट का शासक है, इब्राहिम लोदी, तो इब्राहिम लोदी को उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर दिया। और इब्राहिम लोदी ही ऐसा प्रथम और अंतिम शासक था जो सल्तनत काल का जो युद्ध भूमि में मारा गया था। तो आप इसको याद रखेंगे कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ, तो 21 अप्रैल 1526 को। किसके किसके बीच हुआ, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। अब दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और दिल्ली पर अब मुग़ल काल की नींव पड़ गई, अर्थात यहाँ से मुग़ल काल शुरू होता है। तो इस प्रकार से इसमें चर्चा की गई है। बाबर का यदि पूरा नाम की यदि बात करें तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, 1526 से 30 तक इसका शासनकाल था, और मुग़ल काल की नींव इसी ने डाली या इसी ने रखी। तो चलिए हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई दिक्कत परेशानी आती है तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं। सपोर्ट करने के लिए बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप इसी तरह जुड़े रहें, और इसमें जो भी कंटेंट पढ़ाया जा रहा है उसके अलावा नहीं आएगा, क्योंकि सीटेट में एनसीईआरटी बेस ही पूछा जाता है। तो लेक्चर्स आप विशेष रूप से ध्यान दें, लेक्चर्स कहीं नहीं मिलेंगे आपको, सीटेट के लेक्चर्स कहीं नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन कैसे आते हैं, हाँ, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज़ मेरे द्वारा भी चलाई जा रही है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें क्वेश्चन जो मैं अपलोड करता हूँ एकदम छांटा हुआ सब जगह का कंटेंट है वो, इसलिए वो एकदम प्योर है। तो आप उसको विशेष ध्यान दें, अभ्यास करें। टेस्ट सीरीज़ में बार बार अभ्यास करें, लेकिन लेक्चर्स से अपनी नोट्स बनाएं और समझ विकसित करें, क्योंकि लेक्चर्स आपको सीटेट के साथ साथ वर्ग 1, 2, 3 या किसी भी स्टेट की यदि आप वर्ग 1, 2, 3 देते हैं या टेट देते हैं तो आपको उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। लगभग पूरे क्वेश्चन आपके समझ में आएंगे, एज इट इज क्वेश्चन ही आ जाते हैं उसी तरह, जैसा कि अंडरलाइन कराया जाता है जिन लाइनों को, वहीं से क्वेश्चन उठ जाते हैं, वही लाइनें छप के आती हैं सीटेट में भी और वर्ग 1, 2, 3 में भी। पेडागॉजी से यदि आप जोड़ लेंगे तो बहुत अच्छा शानदार रहेगा आपके लिए। फिर क्वेश्चन आपसे कोई भी नहीं बिगड़ेगा, आपका पूरा 60 ऑफ 60 मार्क्स आएंगे इससे। तो इस प्रकार आप लेक्चरों को ज़रूर एक बार सुने और अपनी शॉर्ट नोट्स उसमें बनाते रहें। 10 मिनट लगेगा, आप यदि अच्छे से एक बार लेक्चर सुनते हैं उसके बाद 10 मिनट में आपका नोट्स बन जाएगा। तो चलिए हम आज की चर्चा शुरू करते हैं। तो टॉपिक है मुग़ल 16वीं से 17वीं शताब्दी। टॉपिक में जिस शासक की चर्चा की गई है उसी को सिर्फ आपको पढ़ना है। डिटेल भले बताया जा रहा है, डिटेल आप याद रखिए, कभी कभार जोड़ के क्वेश्चन पूछ देता है, लेकिन जिस पर चर्चा की गई है, जिसका जिक्र आया है, वो अंडरलाइन करा दिया जाता है, उसके बारे में आप डिटेल जानिए तो आपके लिए बेहतर है।
तो इसमें मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहाँ लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हों, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। तो यहाँ मध्यकालीन बात हो रही है। दिल्ली सल्तनत जो था उसमें आपने देखा कि पूरे भारत पर शासन करना नामुमकिन था। यदि दक्षिण में आप एक बार सैन्य अभियान किए हो, उसके बाद जैसे ही आप दिल्ली पर जाओगे तो वहाँ स्वतंत्र हो जाते थे लोग, आप पहुँच नहीं पाते थे दिल्ली। इधर जो सामंत लोग थे वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते थे। इस प्रकार से इतने बड़े भारतीय उपमहाद्वीप में किसी एक शासक को क्या करना, शासन करना अत्यंत कठिन कार्य था। और यहाँ क्या है, सांस्कृतिक और लोगों की क्या है, विविधता है, अर्थात कई संस्कृतियों और भाषाई लोग यहाँ निवास करते हैं। अर्थात जितने भाषा के लोग, जितनी ज़्यादा भाषाएं, उसको बोला जाता है भाषाई विविधता। कई संस्कृतियाँ मिक्स हैं, उसको बोला जाता है सांस्कृतिक विविधता। तो विविधता से भी जोड़कर क्वेश्चन आते हैं। अब आगे देखते हैं। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया। अर्थात जो कार्य अभी तक नहीं हो पाया था सल्तनत काल में कि पूरे उपमहाद्वीप पर शासन किया जाए, उसके विपरीत मुगलों ने यह करके दिखाया। उन्होंने पूरे उपमहाद्वीप पर अपने साम्राज्य की स्थापना करके दिखाई, पूरा किया उस कार्य को, जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से उन्होंने दिल्ली आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया, दिल्ली और आगरा से शुरू किया, और 17वीं सदी के लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। तो 16वीं सदी के उत्तरार्ध में शुरू किया था दिल्ली आगरा से, और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर, संपूर्ण उपमहाद्वीप पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से वो सल्तनत कालीन के बिल्कुल विपरीत कार्य किए। जहाँ पहले छोटे अवधि के लिए, कुछ समय के लिए ही हो पाता था, अब ये लंबे अवधि के लिए अपना साम्राज्य स्थापित कर लिए। अब देखते हैं आगे। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनैतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थल दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो ये मुगल कालीन इमारत है लाल किला, वहीं से आज भी स्वतंत्रता दिवस की क्या होती है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री आज भी लाल किले की प्राचीर से संबोधित करते हैं देश को, राष्ट्र को। तो वही इसका जिक्र है और डायग्राम भी नीचे दिखाया गया है। ये लाल किला आप देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो लाल किला को आप याद रखेंगे, मुगल कालीन इमारत है। अब आता है मुगल कौन थे। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि माता की तरफ से और पिता की तरफ से किस पीढ़ी का था। तो इसमें वर्णन किया गया है कि मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खां, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, उत्तराधिकारी था। किसकी ओर से था? माता की ओर से। किंतु यदि पिता की ओर से बात करें तो पिता की ओर से वे ईरान, इराक, वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई थी, तैमूर का वंशज था। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। जो मुगल थे वे अपने आप को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। चंगेज खां बहुत ही दुर्दायी दृष्टिकोण का शासक था, अर्थात मार काट बहुत ज़्यादा करता था। जहाँ से ज़्यादा था उस इलाके को साफ कर देता था, स्त्रियों को उठा ले जाता था। फिर है यही स्मृतियाँ मुगलों के प्रतियोगियों उज्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो तैमूर लंग 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। इसका जिक्र भी आप जब हिस्ट्री क्लास 6 में देखेंगे तो उसमें है।
पढ़ाया जा चुका है। अब हम देखते हैं अगला पैराग्राफ। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। तो तैमूर को वे ज़्यादा पसंद करते थे, जबकि चंगेज़ खां को नहीं करते थे, क्योंकि वह दुर्दाई और नरसंहार करता था। इसमें एक डायग्राम दिखाया गया है, हाथी और उसके ऊपर घुड़सवार, हाथी की सेना, गज सेना, घुड़सेना सब दिखाया गया है इसमें, आप देख सकते हैं। मुगल फौज अभियान। अब हम बढ़ते हैं मुगल सैन्य अभियान। मुगल सैन्य अभियान में प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 30, 4 वर्ष इसका शासन रहा, ने जब 1494 में फरगाना राज्य का परगना है, फरगाना भी है, ठीक है, फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। 1494 में जब उसने पहली बार फरगाना राज्य की उत्तराधिकारी प्राप्त की तो उसकी उम्र क्या थी? 12 वर्ष। मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ गई थी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। तो ये सब सन आप याद रखेंगे और क्षेत्र कि कब सिंहासन पर बैठा, कब काबुल पर कब्जा किया। तो 26 से 30 तक इसका शासनकाल रहा मुख्य रूप से। 1494 में परगना राज्य का उत्तराधिकारी बना, 12 वर्ष की उम्र थी, परंतु मंगोलों की दूसरी शाखा जो थी वह उज्बेकों के आक्रमण के कारण अपनी पैतृक गद्दी उसको छोड़नी पड़ गई और कई वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी, बताया हूँ जैसा कि मैं पहले, पानीपत में हरा दिया। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया किसके किसके बीच? ये क्वेश्चन आता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया। तो इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान था और बाबर के बीच कब लड़ा गया? तो 1526 में। और यदि डेट भी पूछे आपसे तो 21 अप्रैल 1526। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे विशेष रूप से। और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया। उस दिन इब्राहिम लोदी मारा गया और दिल्ली अब किसकी हो गई? बाबर की। इसमें डायग्राम तोपों के साथ उसकी सेना है, दिखाया गया है। चित्र है 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया था। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि 16वीं सदी में जो था युद्ध में, या कि 16वीं सदी में या कब पहली बार तोपों का उपयोग किया गया था या गोलाबारी का उपयोग किया गया था युद्ध में? तो 16वीं शताब्दी में। किसके द्वारा? पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के द्वारा। आप इसको भी याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। उस समय के कुछ राज्य दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ कांधार, काबुल, इधर फिर भारत के सभी राज्य दिखाए गए हैं। तो श्रीनगर है, कश्मीर है, लाहौर है, पंजाब, पानीपत, दिल्ली, अंबर, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, रणथंभौर, चित्तौड़, अजमेर, ये राजस्थान वाला इलाका है, गुजरात है, फिर मालवा मध्य प्रदेश वाला, बरार महाराष्ट्र वाला और मध्य प्रदेश बॉर्डर का, अहमदनगर कर्नाटक वाला, बीजापुर ये कर्नाटक, केरल का है, गोलाकुंडा ये गोलकुंडा आंध्रा वाला इलाका है, वहीं गोंडवाना है और उड़ीसा है, फिर बंगाल, पटना, ज़्यादातर दिल्ली और यूपी वाला इलाका। तो ये स्थिति थी उस समय ये स्थिति थी राज्यों की। ये अकबर के समय की बताई गई है मानचित्र 1 में 1605 की स्थिति, ये आप देख सकते हैं राज्यों की। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अभी मुगल कौन थे देखे हम लोग और उनकी सेनाएं देखे। तो सेनाओं के भी चित्र आपने देख लिया, ये दोनों चित्र हैं। और नींव किसने डाली? तो बाबर ने। कब युद्ध लड़ा? पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526, 21 अप्रैल, आप याद रखेंगे। अब हम आते हैं उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं, अर्थात उत्तराधिकारी जो बनते थे
राजा के वे परंपराएं क्या थी मुगल काल में। तो मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम पर विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकारी में वे सहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। आपके अनुसार उत्तराधिकारी का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार या सहदायाद? तो आप सहदायाद को याद रखेंगे कि इसमें ज्येष्ठ, जैसे हिंदू प्रथा में या राजपूत जो प्रथा थी हमारे भारत देश में, तो उसमें ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी समझा जाता था। लेकिन मुगल काल में मुगलों के जो उत्तराधिकार नियम थे उनमें ऐसा कोई जिक्र नहीं मिलता है। अर्थात लिखता है कि ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था, ये ऐसा नहीं था, उनमें विश्वास नहीं करते थे वो। इसके विपरीत क्या था, तो सहदायाद। इसके सहदायाद का मतलब ये है कि मान लो कि बाबर के या तैमूर के 2 पुत्र हैं, मान लो तैमूर के 2 पुत्र हुए मान लो, तो वो जब क्या करेगा, अपना विभाजन करेगा या उत्तराधिकारी घोषित करेगा तो दोनों को बराबर बराबर दे देगा। तो इस प्रकार बताता है कि मुगल और तैमूर वंशों की जो प्रथा थी अपनानी थी, जिसमें उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था, अर्थात सबको राज्य का बंटवारा कर दो। तो इस प्रकार से उनके उत्तराधिकार का ये नियम था। अब हम देखते हैं आगे। फिर एक कोड दिया गया है, राजपूतों के साथ मुगलों की शादियां। तो इसको भी देख लेते हैं कोड को। जहांगीर की मां कछवा की राजकुमारी थी, वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की मां एक राठौर राजकुमारी थी, वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। तो आप इनको थोड़ा याद रखेंगे कि जहांगीर की माँ और शाहजहां की माँ राठौर थी और ये कछवाह थी, राजकुमारी कछवा वंश की राजकुमारी थी और ये राठौर वंश की थी। ये जोधपुर की थी और ये जयपुर की थी, दोनों जे से नाम है, जयपुर और जोधपुर। तो इसको आप याद रखेंगे। फिर हम आते हैं मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध कैसे थे। जो भारत में अन्य शासक थे उनके साथ मुगलों के कैसे संबंध थे, उस पर अब चर्चा होगी। तो मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। तो विवाह आप यहाँ से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कछवाहा और राठौर वंश ने अपनी पुत्रियों के विवाह किया और उच्च पदों को प्राप्त किया। वहीं क्या है, कई राजघराने ऐसे भी थे जिन्होंने विरोध भी किया था। तो इसमें बताता है कि मुगल क्या करते थे, लगातार अभियान चलाते रहते थे पड़ोसी राजाओं से, ठीक, जो उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करता था, इनकार कर देता था, उसके विरुद्ध हमेशा युद्ध करते रहते थे। जब अधिक शक्तिशाली हो गए मुगल तो कई शासक ऐसे हुए, ऐसे राजपूत शासक हुए जो स्वेच्छा से अपना लिए स्वाधीनता को, उनकी स्वीकार कर लिए सत्ता को उनकी, और अपने राजघराने की पुत्रियों का विवाह मुगलों के साथ कर दिया और उच्च पदों को प्राप्त किया। तो ऐसा संबंध था राजपूतों का और मुगलों का, इसमें ऐसी चर्चा की गई है। अब हम आगे देखते हैं। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर रहे। तो मेवाड़ के जो सिसोदिया राजपूत थे वो लंबे समय तक मुगल सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया, उन्हें उनकी जागीर वतन जागीर के रूप में वापस कर दिया। जब वे हार गए, चूँकि अब अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे तो युद्ध होगा, युद्ध में ये हार गए, तो भी मुगलों ने उदारता दिखाई और उनकी जागीर, उनका वतन उनको वापस कर दिया। पराजित करने के उपरांत
परंतु पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। यदि पराजित तो कर ही देते थे लेकिन अपमानित उनको नहीं करते थे, उसी पद पर उनको बिठा देते थे, बस वहाँ से कर ले लेते थे कि आप इतना कर हमको देंगे। इससे सम्मानजनक व्यवहार और लंबे समय तक शासन कर पाए। ऐसा विशेष रूप से अकबर के शासनकाल में हुआ था। तो आप इसको याद रखेंगे, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। तो इस प्रकार से कैसे संबंध थे उस समय के राजघरानों से, जो भारत के राज्य थे जितने भी, तो उस समय के राजवंशों से मुगलों के कैसे संबंध थे, कैसे उनकी सत्ता को स्वीकार जिसने नहीं किया उनसे युद्ध किया गया और इतना विस्तार हो गया मुगल साम्राज्य का कि कई स्वयं सत्ता को स्वीकार कर लिए बिना लड़े ही और अपने परिवार की पुत्रियों का विवाह मुगलों के साथ कर दिया। तो इस प्रकार वैवाहिक संबंध भी दोनों को जोड़ने का कार्य किया यहाँ, और मुगलों के साम्राज्य का लगातार विस्तार होता रहा। अब हम देखते हैं आगे मनसबदार और जागीरदार। मनसबदार और जागीरदार व्यवस्था देख लेते हैं अब हम। तो जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना प्रारंभ किया। जैसा कि मैं बताया कि जैसे जैसे विभिन्न क्षेत्रों में क्या हुए, जो क्षेत्र सम्मिलित होते गए मुगल साम्राज्य का विस्तार होता गया, इसलिए उन्होंने क्या किया, प्रशासन में नियुक्तियां भी करना आरंभ कर दी कई तरह के सामाजिक समूह के सदस्यों की। भाई विभिन्न प्रकार के लोग मिले, तो इस प्रकार से प्रशासनिक पद में भी कई प्रकार के सदस्य सब आने लगे। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की तुरानी थे, लेकिन अब इन छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को भी सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। इस शब्दावली को आप नोट करेंगे कि मुगलों की सेवा में आए नौकरशाहों को किस नाम से जाना जाता है, तो मनसबदार या मनसबदारी व्यवस्था। तो आप इसको याद रखेंगे। शुरू में ज़्यादातर तुर्की सरदारों को ही रखा जाता था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि ईरानी, भारतीय मुसलमान, अफगानी और राजपूत, मराठों सभी को प्रशासनिक या जो केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था थी उसमें सम्मिलित कर लिया गया। अब हम देखते हैं सेकंड पैरा। तो मनसबदार यहाँ आप समझ गए होंगे कि मुगल की सेवा में आने वाले नौकरशाह को मनसबदार कहा गया। अब उसका डिटेल और आगे दिया गया है। तो मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए एक पद, नंबर 1 पद, नंबर 2 वेतन एवं 3 सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। तो जैसे सामंती व्यवस्था थी या इक्तादारी व्यवस्था थी या मुक्ति व्यवस्था थी सल्तनत काल में, ठीक उसी तरह यहाँ मनसबदारी व्यवस्था थी। सेम वही था, ज़्यादा अंतर नहीं था। कई श्रेणियों की व्यवस्था थी। सरकारी हैसियत का पद मिलता था, जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। तीनों को आप याद रखेंगे। सिर्फ आप मनसबदार याद रखिए, बस क्वेश्चन मनसबदार पूछा जाता है। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। तो पद और वेतन का निर्धारण किससे किया जाता था? जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। तो जिसके पास जितनी जात उसकी प्रतिष्ठा उतनी अधिक, उसका वेतन भी उतना ही अधिक। जैसे कोई राजा है, उसको बोल दिए आप 5000 मनसबदारी व्यवस्था के मालिक हो, अर्थात आपको 5000 रुपये दिए जाएंगे, बाकी कर हम पूरा लेंगे, राज्य से वसूलेंगे पूरा हम, आप तो सिर्फ वेतन लो और बैठो, वहाँ का कार्यभार देखो, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार एक नौकरशाही व्यवस्था थी। फिर है जो सैन्य उत्तराधिकारी मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे।
तो मनसबदारों को जिस प्रकार की सैन्य उत्तरदायित्व सौंपा जाता था उसी प्रकार वे घुड़सवार रखते थे, अर्थात कितने की ज़रूरत पड़ेगी उस क्षेत्र के लिए, इस प्रकार से वो घुड़सवार रखते थे। फिर थर्ड पैराग्राफ है, मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहियों के बाद भी उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। तो घोड़ों को दगवाते थे और सैनिकों का क्या करवाते थे, पंजीकरण लिखवाते थे कि इतने सैनिक हमारे अंडर में हैं, तभी उनको क्या होता था, सैनिकों को वेतन देने के लिए धन प्राप्त होता था राजा से। तो अब आप समझ गए होंगे कि मनसबदारी व्यवस्था क्या थी। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। जैसा मुक्ति उधर थे, सामंती व्यवस्था थी, इक्तादारी व्यवस्था थी, जिसमें एक भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता था, आप सैनिक खर्च वहाँ से चलाएंगे, अपना खर्च चलाएंगे, उसके बाद जो कुछ बचेगा आप केंद्र को भी थोड़ा बहुत देंगे और राजा को ज़रूरत पड़ने पर सैन्य सहायता देंगे। तो इसी प्रकार मनसबदार में भी है कि मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। जैसा हमने अभी कहाँ पढ़ा था, सल्तनत काल में इक्तादारी व्यवस्था, उसी प्रकार से इक्ता के ही समान थी, इसीलिए इसकी तुलना मनसबदारी की इक्तादारी से यहाँ कर रहा है। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही, तो जो इक्तादार थे वहाँ जो मुक्ति लोग थे वे वहीं रहते थे जहाँ ज़मीन दी जाती थी, लेकिन मनसबदारी व्यवस्था में ये अंतर था कि ये जागीर पर नहीं रहते थे जो जागीर इनको दी जाती थी। ठीक, तो अंतर सिर्फ इतना था, बाकी सेम वही था, ज़मीन का टुकड़ा ही दिया जाता था। तो मुग़ल काल में उनको मनसबदार बोल दिया गया, मनसबदारी व्यवस्था, जबकि यदि हम सल्तनत काल की बात करें तो वहाँ इक्तादारी व्यवस्था, और ना ही उन पर प्रशासन करते थे, उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। तो जो इक्तादारी व्यवस्था थी सल्तनत काल में, उसमें शासन करने की व्यवस्था थी, लेकिन जो मुग़ल काल में मनसबदारी व्यवस्था आई तो यहाँ प्रशासन आप नहीं करेंगे, प्रशासन नहीं करते थे, उनके पास अपनी जागीर से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था कि केवल आप इस ज़मीन को देखें, यहाँ से राजस्व एकत्रित करें, जितना भी हो शासन केंद्र करेगा, राज्य करेगा, राजा करेगा। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। तो कोई नौकर है उस मनसबदार के अंडर में, तो वो वहाँ से राजस्व एकत्रित करके भेज देता था, जबकि वो अपनी सेवाएं कहीं और दे रहा था मनसबदार। तो इस प्रकार मनसबदारी व्यवस्था आपके समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। यहाँ एक सैन्य अभियान का डायग्राम भी दिखाया गया है। घुड़सवार, सामने तीर, भाले, तलवार वाले सैनिक हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। तो अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया गया। तो सावधानीपूर्वक आकलन किसने करवाया? अकबर ने। सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे, अर्थात ज़्यादा ना हो कि मनसबदार बहुत धनी हो जाए, तो तकरीबन बराबर रहे, ना ज़्यादा फ़ायदा हो उसको मनसबदार को और ना ज़्यादा घाटा हो। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते क्या है कि स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकें कर लें। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो इसका सीधा सा परिणाम यह हुआ कि जो व्यवस्था अकबर के काल तक ठीक ठाक चल रही थी, अच्छी चल रही थी, वही व्यवस्था औरंगजेब के शासनकाल में उसने क्या किया? मनसबदारों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी, जिससे क्षेत्र भी बढ़ गए और बंट गए, जिससे उनकी आय में कमी हो गई मनसबदारों की। और जब कमी हो गई तो वे उस कमी को पूर्ति करने के लिए वहाँ के जिस क्षेत्र में वे रहते थे, जो क्षेत्र प्रदान किया जाता था, किसानों पर अत्यधिक दबाव आ गया। अर्थात वे अपना घाटा पूर्ति के लिए किसानों से अत्यधिक कर, मनमौजी कर वसूलने लगे।
जिससे किसानों की कमर टूट गई। इसी कारण लास्ट लाइन लिखता है कि इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इस प्रकार यह कोई भी किसान इतना ज़्यादा मेहनत करेगा, खर्च लगाएगा, उसके बाद जब उसको कुछ नहीं बचेगा तो क्या होगा, खेती ही करना छोड़ देगा, तो ना उनको राजस्व मिलेगी और इस प्रकार से भूखमरी भूखे मर जाएंगे सब लोग। तो ये इस प्रकार से ये व्यवस्था औरंगजेब के शासनकाल में धीरे धीरे बहुत कमज़ोर हो गई, क्षीण हो गई। अब हम देखते हैं अगला पैरा। अब आता है टॉपिक जब्त और जमींदार। जब्त और जमींदार, तो अब देख लेते हैं इसकी चर्चा जब्त और जमींदार की। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था, अर्थात राजस्व का मुख्य स्रोत उस समय भी कृषि ही थी, किसान ही थे। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। अधिकतर जो उस समय के किसान क्या थे, कृषक जो थे, वे ग्रामीण कुलीनों को अर्थात उच्च वर्ग को या फिर मुखिया, वही होते थे कुलीन लोग ही, मुखिया या सरदारों के माध्यम से अपना राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या फिर शक्तिशाली सरदार हों, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। तो जमींदार शब्द का प्रयोग किनके लिए किया गया, जो किसानों से राजस्व वसूलने का कार्य करते थे, उनको यहाँ जमींदार कहा गया। इसको जमींदारी प्रथा भी, व्यवस्था भी बोला जाता है। फिर है अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि के पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। तो इस प्रकार से आप टोडरमल को याद रखेंगे, राजस्व मंत्री या वित्त मंत्री इसको बोला गया है। ये भूमि सुधार का कार्य किया किसके शासनकाल में, तो अकबर। ये क्वेश्चन आता है कि अकबर का वित्त मंत्री या राजस्व मंत्री कौन था, तो टोडरमल था। ठीक, तो इसको आप याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसने क्या किया, कृषि की पैदावार, कीमत और कृषि की भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया, नपती उपती करवाई कि कितनी पैदावार होगी। उस हिसाब से इसने राजस्व का निर्धारण किया कि प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में राजस्व निश्चित कर दिया गया था। इसी कारण जब भूमि की नपती कर ली इसने, तो इसलिए वे राजस्व का क्या कर दिया, निश्चित कर दिया यहाँ का राजस्व नगद के रूप में। और प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांट दिया, सूबे या प्रांत को मंडलों में बांट दिया, जिससे और सहूलियत हो गई राजस्व वसूलने के लिए। और प्रत्येक हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बना दी उसने। हर फसल की अलग दर रहेगी, अलग राजस्व वसूला जाएगा हर फसल से, अलग अलग प्रकार की फसल से अलग अलग प्रकार का राजस्व। फिर है राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त, ये आप अभी जमींदारी ऊपर देख रहे थे, अब यहाँ इस प्रकार की राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को क्या बोला गया, जब्त। तो जब्त एक शब्दावली जब्त है और एक शब्दावली जमींदार है। तो जमींदार जो कुलीन वर्ग गांव का था, मुखिया वर्ग या कौन, सरदार था, शक्तिशाली सरदार थे, वे क्या करते थे, राजस्व वसूलने का कार्य किया, जिसको जमींदार बोला गया। वहीं जब टोडरमल आता है तो 2 भागों में बांट देता है ज़मीन को, जहाँ से एक में नगद के रूप में कर राजस्व प्राप्त किया जाता है प्रत्येक फसल से, और दूसरा सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांट देता है। फिर जो ये राजस्व मंडल होते हैं, यहाँ से फसल राजस्व के रूप में जो अलग अलग सूची बनाई गई, इसको राजस्व प्राप्ति करने की व्यवस्था को जब्त बोला हो। तो आप इसको याद रखेंगे। कहा जाता था यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहाँ पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे। तो जो जब्त व्यवस्था थी वहाँ प्रचलित थी, जहाँ पर जो मुगल कर्मचारी थे या अधिकारी थे, तो भूमि का निरीक्षण कर सकने में सक्षम थे, अर्थात भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उसका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात, बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं था। तो इस लाइन को भी आप याद रखेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार
ये मार करके राजस्व वसूलता है। ये जमींदार का बड़ा पेट है और ये गरीब किसान है, आप इसको देख सकते हैं, इसकी पसलियां और हड्डियां दिख रही। तो इस प्रकार किसानों का शोषण उस समय भी हो रहा था। अब देखते हैं अगला पैराग्राफ। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिल करके विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी थी। तो जो ये जमींदार लोग थे तो ये मनमौजी राजस्व वसूलते थे, इसलिए क्या हो गया, इनकी शक्ति बढ़ गई। जमींदार इतने शक्तिशाली हो गए कि मुगल प्रशासकों द्वारा यदि इनको ज़्यादा शोषित किया जाने लगे या डराने धमकाने जाने लगा तो क्या हुआ, ये विद्रोह कर देते थे और अपने साथ किसानों को भी, चूँकि किसानों से डायरेक्ट संपर्क इनका होता था, तो ये किसानों को भी अपनी तरफ मिला लेते थे। तो ये ज़्यादातर 17वीं शताब्दी में के अंत में हुआ। तो इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पे ये चित्र जो ऊपर हमने देखा भी, उसके बारे में बताया गया है कि शाहजहाँ के राजकाल के एक लघु चित्र के ब्यौरे हैं, जहाँ जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है। भ्रष्टाचार अफसर, ये जिसका बढ़ा हुआ पेट है, वो रिश्वत लेते हुए दिखाया गया है। एक कर अधिकारी गरीब किसान को सजा देते हुए अर्थात मारते हुए दिखाया गया है। फिर अकबरनामा और आईने अकबरी क्या है, क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से हर हाल में आता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अकबरनामा और आईने अकबरी। तो अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। तो अकबरनामा और आईने अकबरी दोनों पुस्तकें हैं। अबुल फजल को आप याद रखेंगे, अकबर का ये दरबारी कवि था। अकबर के निर्देश पर यह पुस्तक लिखेगा, अकबरनामा आईने अकबरी। तो अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। कितने? 3 जिल्दों में लिखा और इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और पहली में पूर्वजों का बयान, वहीं दूसरी की यदि बात करें तो अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है, इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व, साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं, संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण। तो इस प्रकार इसको आप याद रखेंगे, आईने अकबरी को। किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल के द्वारा। और किसके शासनकाल में? अकबर। किसका जिक्र है? तो अकबर की प्रशासनिक, सामाजिक, राजनैतिक इत्यादि का वर्णन है, उसके पूर्वजों को। तो इसमें शीर्षक 3 बांट दिए गए हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो क्वेश्चन प्रथम, द्वितीय और तृतीय से नहीं आता है। क्वेश्चन यह आता है कि उसमें किसका वर्णन है। तो अकबर कालीन सामाजिक, राजनैतिक या प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन है भारत के परिप्रेक्ष्य में। भारत की भी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्थाएं क्या थी उस समय, उसका वर्णन आपको मिल जाएगा आईने अकबरी, जिसका लेखक अबुल फजल है। तो यहाँ चित्र में दिखाया गया है, ये लिख करके अकबर को दे रहा है, ये बुक प्रदान कर रहा है अबुल फजल ने अकबरनामा लेते हुए अकबर। अबुल फजल ये बैठा है, ऊपर अकबर सिंहासन पर बैठा है, तो यह ले रहा है उससे अकबरनामा, जो पुस्तक है उसकी। अब हम देखते हैं आगे एक और कोट है कि जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव क्या था। अभी हमने अकबरनामा देखी पुस्तक जो थी, अब हम देखेंगे जहांगीर के दरबार में नूरजहां का प्रभाव। तो आप ऊपर का जो अभी पैराग्राफ खत्म हुआ है, अबुल फजल, अकबर, अकबरनामा, आईने अकबरी, तो इसको आप विशेष रूप से वेरी इम्पोर्टेंट लगा करके नोट कर लेंगे। अब यहाँ नूरजहां और जहांगीर का जिक्र है, तो देख लेते हैं। मेहरुन्निसा 1611 में जहांगीर से विवाह किया। तो नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा है। विवाह किया उसे नूरजहां का खिताब, नूरजहां एक उपाधि दी गई थी, खिताब।
नूरजहाँ हमेशा जहाँगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही, उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहाँ के सम्मान में जहाँगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। किसके सम्मान में? नूरजहाँ के सम्मान में जहाँगीर ने, जिनमें एक ओर स्वयं के खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहाँ के नाम से गढ़ा हुआ। तो एक ओर क्या था? खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर रानी नूरजहाँ बेगम के नाम गढ़े थे। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहाँ द्वारा जारी किया गया आदेश या फरमान बोलते थे आदेश को। चौकोर मोहर बताती है, ये इधर दी गई है चौकोर मोहर, आप देख सकते हैं। चौकोर मोहर बताती है उदात्त और महान महारानी नूरजहाँ पादशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार, ये गोल मोहर है, ये चौकोर मोहर है, तो आप इनको देख सकते हैं डायग्राम में। गोल मोहर के अनुसार शाह जहाँगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। जहाँगीर के प्रताप से महारानी जो है वह चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहाँ पादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। ऐसा इसमें जहाँगीर के दरबार पर नूरजहाँ का प्रभाव बताया जाता है। इससे सिद्ध हो जाता है कि नूरजहाँ उसकी आँखों सराखों पर बैठती थी, अत्यधिक उसका बोलबाला था। तो यहाँ आप याद रखेंगे मुमताज़ और नूरजहाँ, इनके नामों में डिफरेंट आप याद रखेंगे। नूरजहाँ के दो नाम मिलते हैं, मेहरुन्निसा और नूरजहाँ। नूरजहाँ जहाँगीर के शासनकाल से संबंधित है, वहीं हम मुमताज़ की बात करें तो वो शाहजहाँ के शासनकाल से संबंधित है। तो इस बात को आप स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे कि नूरजहाँ और मुमताज़, उसकी याद में ताजमहल बना था, तो उसको आप याद रखेंगे, वो अलग चीज़ है, और नूरजहाँ ये अलग है, और जहाँगीर। अब हम बढ़ते हैं आगे। सुलह-ए-कुल, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। सुलह-ए-कुल क्या है? ये कोड आया है। अकबर की सुलह-ए-कुल की नीति का उनके पुत्र जहाँगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। अब जहाँगीर के वक्तव्य सुनिए। सुलह-ए-कुल की नीति थी अकबर की, उसका वर्णन जहाँगीर कर रहा है। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है, इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजा में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति सुलह-ए-कुल के सिद्धांत का पालन किया। तो इस प्रकार बताता है कि जो हम उसके पिता द्वारा सुलह-ए-कुल की नीति अपनाई गई थी, अर्थात सभी धर्मों को समान रूप से मानना, सभी को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करना। तो वह भी लिखता है कि ईसाई और यहूदी जो हैं उसके शासनकाल में एक ही गिरजाघर में प्रार्थना करते हैं, वहीं शिया सुन्नी एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते हैं, तथा उसने सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति, सबकी शांति, सुलह-ए-कुल के सिद्धांत का पालन किया, सबकी शांति का पालन किया, जो उसके पिता द्वारा किया जा रहा था। तो इस प्रकार से सुलह-ए-कुल का आप अर्थ समझ गए होंगे। अब हम आते हैं 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुग़ल साम्राज्य। तो यहाँ चर्चा होगी 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुग़ल काल कैसा परिवर्तन आया, उसमें वो हम देखेंगे। तो मुग़ल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता है, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। एक तरफ जहां विदेशी यात्री इसको धनी देश बताते हैं, जो कि किस्सों कहानियों में वर्णित भी है, परंतु यही यात्री दूसरी ओर क्या करते हैं, इसकी प्रचुरता के साथ साथ दरिद्रता को देखकर भी विस्मित रह गए। कितने बड़े धनी देश में भी दरिद्रता भी है। तो इस प्रकार से दोनों परिप्रेक्ष्यों को इसमें दिखाया गया है, बताया गया है। अब आगे बताया गया होगा और डिटेल में, उसको देखते हैं। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थीं।
इसमें उसने देखा विदेशियों ने कि सामाजिक असमानताएं वो साफ तौर पर दिखाई पड़ती थी। शाहजहाँ के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। अर्थात कुल 8000 मनसबदार थे, जिनमें से उच्चतम पद प्राप्त 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उसके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। इससे सिद्ध हो जाता है कि किस प्रकार से असमानताएं थी मनसबदारों, अर्थात सामाजिक असमानताएं किस प्रकार विद्यमान थी। उसके ही फरमान से यह जानकारी प्राप्त होती है। फरमान का मतलब यह है कि जो उसका दस्तावेज है, दस्तावेज को फरमान भी बोलते हैं, ऊपर चर्चा की गई है। तो बताता है इसमें कि 8000 मनसबदार थे, लेकिन सबके साथ समानता नहीं थी। उसमें से केवल 445 ही थे जिनको उच्चतम पद प्राप्त थे। ऐसे मनसबदार केवल 445 थे और छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित। इनमें से भी 8000 का 5.6% आप निकाल देंगे तो उतने को राजस्व का कितना 61.5% राजस्व वहाँ से वह प्राप्त कर लेते थे। तो इससे आप देख सकते हैं आर्थिक समानता भी और सामाजिक प्रतिष्ठा समानता भी इसमें झलकती है। अब हम बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ में। मुगल सम्राट और उसके मनसबदार, उनके मनसबदार जो थे अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूँकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादों किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। तो यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है कि जो मुगल सम्राट और उनके मनसबदार थे तो अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। कौन? मुगल सम्राट स्वयं, और मनसबदार जो थे वो बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ? वेतन और वस्तुओं पर लगाते थे, क्योंकि बड़ी सेना रखनी पड़ती थी, इसलिए बड़ा वेतन और वस्तु खरीदने की जो भौतिक वस्तुएं थी उनमें। इस खर्चे से क्या होता था, जब वस्तुएं खरीदेंगे तो शिल्पकार और किसान को लाभ हो जाता था, चूँकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, इसलिए उनको लाभ होता था, पर यह क्षणिक था। परंतु राजस्व, फिर अब राजा राजस्व लेगा तो राजस्व का भार इतना था, अर्थात इतना ज़्यादा था कि प्राथमिक उत्पादकों किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था कि वे कहीं निवेश कर पाएँ। इतना राजस्व ले लिया जाता था राजा द्वारा या मनसबदारों द्वारा कि सिर्फ उनकी दिनचर्या चल सके, जीवन यापन चल सके। इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनके पास धन नहीं बचता था, बहुत कम बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे, वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों, अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। तो ये तो बड़े किसानों की बात थी कि कुछ धन उनके पास बच जाता था, लेकिन जो गरीब और मुश्किल से ही अपना पेट भर पाते थे उनमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वे अन्य संसाधनों के लिए सोचे भी निवेश करने के लिए। तो इसमें इस प्रकार से असमानता दर्शाई गई है। सोच भी नहीं सकते थे, निवेश करने की बात ही नहीं सोच सकते थे जो छोटे मोटे किसान थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। अर्थात जो उस समय भी जो ज़्यादा धनी था वो और धनी होता जा रहा था, और जो गरीब था वो और गरीब होता जा रहा था। इस प्रकार अमीर और गरीब के बीच की जो खाई थी वह अत्यधिक गहरी हो गई। ये 17वीं शताब्दी और उसके उत्तरार्ध की बात है, आज भी वही है। अब हम देखते हैं अगला पैराग्राफ। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। तो जो मुगलों के कुल के थे, अर्थात मुगलों के परिवार के लोग थे, उनके पास धन और संसाधन अधिक थे, जिसके कारण वे 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में अधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। अब जो मनसबदार थे उनके
तो वे जो अगल बगल के राज्य थे, आस पड़ोस के सम्राट थे, वे अब स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे, अर्थात अपने आप को अब धीरे धीरे स्वतंत्र कर लेंगे, क्योंकि मुगल सम्राट की सत्ता पतन होने लगा, कमज़ोर हो गई। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे। हैदराबाद और अवध जैसे प्रांतों ने अपना स्वतंत्र नियंत्रण घोषित कर दिया, स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। फिर भी इसके बावजूद भी दिल्ली का जो मुगल सम्राट दिल्ली में बैठता था, उसको वे अपना स्वामी मानते थे। तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे और 18वीं शताब्दी तक आते आते मुगल साम्राज्य लगभग समाप्त हो ही चुका था और जो उसके आसपास के कई प्रांत थे वह अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे, अर्थात स्वतंत्र राज्य घोषित कर चुके थे। तो इस प्रकार मुगल सत्ता शुरू होती है और मुगल सत्ता समाप्त होती है इस पाठ में। अब इसमें कल्पना कीजिए, बाबर और अकबर शासक बनने के समय अपनी आपकी ही उम्र के थे। कल्पना करें कि आपको पैतृक संपत्ति के रूप में एक राज्य प्राप्त होता है। आप अपने राज्य को स्थायी और समृद्ध कैसे बनाएंगे? तो इस प्रकार से इस पाठ में चर्चा हुई है किस प्रकार से मुगल आए, तो किस प्रकार बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है, उसकी सैन्य व्यवस्था की क्या थी। पहली बार तोपें और गोलों का प्रयोग हुआ युद्ध में। उसके बाद उसकी मनसबदारी व्यवस्था जो आई, उसके बाद टोडरमल की जो राजस्व नीति आई अकबर के काल की, और राजपूतों से उनके वैवाहिक संबंध किस प्रकार रहे। वहीं मेहरुन्निसा या नूरजहाँ और जहांगीर के शासन में नूरजहाँ का क्या हस्तक्षेप रहा, क्या उसकी उपयोगिता रही। तो इस प्रकार हमने देखा। और वहीं 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के अंत आते आते मुगल सम्राट जब कमज़ोर होने लगा तो आसपास के जो मनसबदार और सामंत थे वे अपने आप को स्वतंत्र घोषित करें, जिसमें हैदराबाद और अवध का जिक्र आया है, तो आप इसको याद रखेंगे। तो इस प्रकार से जो, और विशेष रूप से अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल को याद रखेंगे। कुछ याद रखें या न रखें यहाँ से। तो इस प्रकार से इसमें संपूर्ण मुगल सत्ता की सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक सभी प्रकार की गतिविधियों का हमने विस्तृत अध्ययन किया। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए एग्ज़ाम के लिए। इसी के साथ धन्यवाद। कल फिर होगी मुलाकात।